नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी और समीर चौगांवकर जी। बिहार में अब थोड़ी जब चुनाव में सारी पार्टियों ने अब कमर कसी ली है, तो हम भी बात करते हैं कि कौन सी पार्टी क्या किस दावे पर है फिलहाल। इसमें एक चर्चा पहले हम कर रहे थे प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की पार्टी बने 1 साल अभी 2 अक्टूबर को पूरा हुआ है। 2 अक्टूबर को उन्होंने पिछले साल अपनी पार्टी जन स्वराज का गठन किया था। अब इस चुनाव के अंदर प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कितना बड़ा फैक्टर है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि मन मुट्ठी खोलेगी तो लाख की या खाक की। प्रशांत किशोर ने लेकिन दावे खूब किए। उन्होंने कहा था अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 के नीचे हम रहेंगे या 150 सीट हम जीतेंगे, मतलब अपने दम पर सरकार बना लेंगे। अब ये केवल कहने की बात है या कभी ऐसा करिश्मा हुआ भी है? प्रशांत किशोर की पॉपुलैरिटी की बात करें तो जो सर्वे बिहार से आ रहे हैं उसमें दिनों दिन प्रशांत किशोर लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। ताजा सर्वे में मुख्यमंत्री पद के लिए 23% लोगों ने प्रशांत किशोर को अपनी पसंद बताया है। ये 15% से शुरू हुए थे फरवरी में और अब 23 सितंबर में 23% तक वो पहुंचे हुए। तो इनका एक पुराना दावा हमें याद आया। तो अब चुनाव जब घोषित होने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर, उससे पहले सुन लेते हैं प्रशांत किशोर इस चुनाव में अपने प्रदर्शन पर क्या दावा कर रहे थे। अर्श पे या फर्श पे, या तो 10 से कम या इतनी बड़ी बहुमत की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। वैसे ये बात कहे हुए काफ़ी दिन हो गए हैं प्रशांत किशोर को, क्योंकि अब तो दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हो गई है उनकी। चुनाव में वो दाढ़ी नहीं कटा रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर वाकई क्या ऐसा कोई एक्सपेक्टर है? और बिहार में जहां हर पार्टी के पीछे कोई ना कोई जाति जनाधार है, प्रशांत किशोर के पीछे कोई ऐसी कास्ट खड़ी हुई है क्या? अगर इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि क्या वो बिहार को कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर देख रहे हैं और इस चुनाव में उनका समर्थक कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उनको वोट करेगा या ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी इस चुनाव में सिद्ध होगी? बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अगर कास्ट पॉलिटिक्स पर देख रहे हैं तब तो फिर हमको इनकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। और जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वहां 2.5% कुर्मी मतदाताओं के साथ नीतीश कुमार 20 वर्ष से सत्ता में। तो मुझे लगता है कि ये शायद हम लोगों के भी मन में, मीडिया वालों के भी मन में, हम पैनलिस्ट के भी मन में एक रहता है हमेशा कि जाति जोड़ो पहले। लेकिन जाति के आधार पर कुछ होता है क्या? जाति के आधार पर टिकट बढ़ते हैं, जाति के आधार पर प्रतीकात्मक मंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन क्या जो पूरे राज्य का या पूरे देश का नेता होता है वो कभी सिर्फ जाति की वजह से हुआ है? नहीं हुआ है। बाद में भले मोदी जी बाद में कहने लगे कि हम ओबीसी हैं, घाची तेली समाज से आते हैं, पहले नहीं कहते थे। गुजरात में तो कभी नहीं कहा, और गुजरात में तो पता नहीं पॉइंट्स में उनके जो कहें कि उनके समाज के लोग हैं। योगी आदित्यनाथ, क्या अगर राजपूतों के नाम पर हो तो क्या वो मुख्यमंत्री हो पाएंगे? या नायब सिंह सैनी को कह दें जो ओबीसी समाज से आते हैं, या देवेंद्र फडणवीस को कह दें जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, जितने भी लोग हैं, क्या ये संभव नहीं है? अब आ जाइए अरविंद केजरीवाल। क्या अरविंद केजरीवाल जिस समाज से आते हैं वो समाज एकदम से सिर्फ जिता देगा उसकी वजह से आ जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम प्रशांत किशोर की चर्चा क्यों कर रहे हैं? हम वो चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लग रहा है कि एक व्यक्ति है जो लंबे समय से राजनीतिक क्या कहें सुझाव देता था, अब खुद राजनीति करने उतरा है, जाति के ऊपर समीकरण भिड़ा रहा है, गांव-गांव जाकर टहल रहा है, मुद्दों की बात कर रहा है। अगर इस पर बात करेंगे तो उनकी पार्टी का कुछ ट्रैक्शन दिख रहा है, बहुत से लोग उनको उम्मीद से देख रहे हैं। लेकिन क्या वो अर्श या फर्श जैसा मामला है? ये जुमला जैसा है, उससे ज्यादा मैं कुछ देखता नहीं। 150 वाली बात बिल्कुल बेमानी है। बिल्कुल बेमानी। 8-10 जो भी है, सर्वे में भी दिख रहा है कि 8-10% वोट भी उनको मिल सकता है। वैसे एक अच्छा आज डेटा का आर्टिकल अमिताभ तिवारी जी, डेटा साइंटिस्ट है, इन्होंने लिखा है। इन्होंने पहले तो बिहार की जाति के जो नंबर्स हैं उनको कुछ आज उस पर से कुछ धूल हटाई, क्योंकि कई बार हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अलग अलग किस्म के आंकड़े दिए जाते हैं। जो अपर कास्ट जिसको आप कह लीजिए या अगड़ी जातियां जिनको कहते हैं, उसमें 11% हिंदू हैं और 5% मुस्लिम जातियां भी अपने आप को अपर कास्ट मानती है वहां पर। और ओबीसी की बात करें तो इसमें 25% हिंदू ओबीसी, 2% मुस्लिम ओबीसी हैं। सबसे बड़ा चंक है ईबीसी। हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था राहुल गांधी इसकी नजर इस बार इस वोट बैंक पर है, लेकिन उनकी पार्टी कही है ये राहुल गांधी, दिक्कत यह है कि वो कोई अगर सही मुद्दे को भी पकड़ते हैं तो कभी कभी बहुत देर कर देते हैं। इस बार उन्होंने अति पिछड़ा के लिए न्याय संकल्प एक पूरा घोषणा पत्र निकाला है, लेकिन क्या बहुत देर हो गई और एक घोषणा पत्र निकालने से सब हो जाता है? क्या वो गोलबंदी उन्होंने उससे पहले की? हम क्यों कह रहे हैं? 36% ईबीसी है और इसमें से हिंदू ईबीसी 26% है। मुसलमान समाज में से भी 10% लोग जो ऐसे हैं वो ईबीसी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ओवरऑल में से 10% मुस्लिम ईबीसी अपने आप को मानते हैं। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट 20% है और शेड्यूल ट्राइब 2% है। तो ये मेन जो मुद्दा है सर, ये ईबीसी का है। और इस बार आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस कम्युनिटी से आते हैं।
और ये वो नीतीश कुमार का वो सबसे मजबूत किला है जिसको अभी तक कोई जो है वो भेद पाया नहीं है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन इस समाज को अभी भी पूरा नहीं मिलता है, चाहे वो एमपी की बात हो चाहे एमएलए की बात हो। तो 12% एमएलए हैं कुल और 15% एमपी इस समाज से आते हैं। कितने टोटल इनकी नंबर कितने हैं? 36%। तो क्या इन्हीं के हाथ में चाबी रही है बिहार की सत्ता की हमेशा से, और इस बार भी यही होगा सर? देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ब्लैंकेट तरीके से हम कहें कि जातियों के आधार पर चुनाव होता है तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन जातियों का आधार पर चुनाव नहीं होता ये तो उससे भी ज़्यादा गलत है। अगर ऐसा होता कि जातियों के आधार पर नहीं होता, खासतौर से बिहार की हम चर्चा करें, बिहार की चर्चा करते वक्त मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ क्योंकि प्रशांत जी नाराज होते हैं कि जाति की राजनीति की आप चर्चा कर रहे हैं। और जितनी उनकी जाति आपने गिनाई किसी ने नहीं गिनाई। नहीं, वो तो वहाँ के लोग भी गिनाते हैं, उनको पता है गिनाए ना गिनाए, वो बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यदि जाति की राजनीति नहीं होगी तो प्रशांत किशोर एक मजबूत दावेदार है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपनी तरह से मेहनत की है युवाओं के साथ, रोजगार के साथ, बेरोजगारी पर और सब तमाम चर्चा की है। लेकिन असली बात क्या कि यदि ऐसा होता तो फिर मुकेश सहनी साहब को, दूसरे अभी क्या नाम है, जीतन राम मांझी साहब को, और जो लोग हैं उनके पीछे क्यों घूमते रहते सारी पार्टियां? उसका वो तो केवल जातीय आधार है ना उनका। 2-2, 3-3, 4-4% की 4% है और वो कर रहे हैं। या पासवान साहब जो हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा है। तो इसका मतलब बिहार में और हिंदुस्तान में दोनों जगह राजनीति जाति के आधार पर होती है, बंटवारा टिकटों का, सीटों का। ये नहीं है कि केवल उसी से वोट से जीतता है, लेकिन वो एक चंक हो जाता है ना। 50,000 वोट मिल रहे हैं, उसमें 15,000 वोट आपके पास अपनी जाति नेताओं की अहमियत क्यों सर मैं बता दूं, एक डेटा है, छोटा सा डेटा है केवल। अब ईबीसी की बात करें तो 113 उपजातियां हैं ईबीसी के अंदर, और आपको हैरानी होगी इन 113 ईबीसी जातियों में केवल 5 ऐसी हैं जिनकी आबादी बिहार की टोटल आबादी का 2% है। हाँ, लेकिन ये दिक्कत है, इसलिए छोटे छोटे समाज के नेता खड़े होते हैं। छोटे समाज का नहीं, कंसंट्रेशन होता है ना उनका। ये जो छोटी जातियां या समाज समूह जो बने हुए हैं वो अलग अलग इलाके में, अलग अलग विधानसभाओं में उनका एक कंसंट्रेशन होता है। तो वो 50,000 वोट में से यदि किसी एक विधानसभा सीट पे 15,000 वोट उनके हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए वो जाति को, अब आप बिहार, यही तो हम जनरलाइज कर रहे हैं ना, बिहार में 2% से क्या फर्क पड़ रहा है? बिहार में नीतीश कुमार को 2.5% मिलता है तो 2.5% पे चीफ मिनिस्टर थोड़ी बन रहे हैं, लेकिन वो 2.5% 25 सीटों पर, 20 सीटों पर, जो भी सीट उनकी है उस पर कर रहे हैं। या पासवान साहब, चिराग पासवान साहब जो 6% पासवान है, उस वोट से 243 सीटों पर तो कोई असर नहीं डाल रहे ना, लेकिन 40 सीटों पर तो असर डाल रहे हैं। तो जाति की राजनीति के आधार पर बिहार को अलग तरीके से समझना होगा। और यदि प्रशांत जी, हम पांडे नहीं बोल रहा मैं, प्रशांत जी यदि ये समझ, बोलो क्या दिक्कत है? प्रशांत जी जो हैं, नहीं मैंने देखा उनको, उनका जो बना हुआ है सीवी, उसमें उन्होंने पांडे जी नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं पांडे जी पर चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि सीवी में यदि पांडे जी लिखा होता तो आप बात, मसला वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि, और ऐसा नहीं है कि प्रशांत जी नहीं समझते जाति की राजनीति को, वो तो अच्छे से खूब समझते हैं। तो यदि जाति की राजनीति पर चुनाव नहीं होगा तो प्रशांत जी पर आप काफ़ी कुछ चर्चा कर सकते हैं। और जाति की राजनीति पर चुनाव हुआ तो मुझे अर्श फर्श 150 सीटें, तो मुझे बताइए नीतीश कुमार जी क्या रही हैं? बीजेपी क्या रहे हैं? नहीं, लड़ कौन रहा है 150? लड़ कौन रहा है? नहीं, मतलब बीजेपी की भी 150 सीटें, बीजेपी जेडीयू की 150 सीटें आना मुश्किल का। पुष्पम प्रिया और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सर, अगले अब एक बयान सुना के आ जाता हूं, क्योंकि जो हम लोग दूसरा एक्सपेक्टर कह रहे थे चिराग पासवान, उनसे जुड़ा एक स्टेटमेंट है। अब मुख्यमंत्री के चेहरों की जब बात होती है, सर्वे वाले जब पहुंचते हैं बिहार के लोगों के पास, तो जो नाम लिए जाते हैं उसमें एक चिराग पासवान का भी नाम होता है। तो इसी सवाल को लेकर चिराग पासवान जी के बिछड़े हुए चचा अब पशुपति पारस जी के पास गए लोग, और ये वो पशुपति पारस हैं जिन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी एक वक्त उनके हाथ में चली गई थी। चिराग पासवान ने कहा था मेरा पार्टी परिवार सब कुछ छीन लिया इन्होंने। अब पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि अगर चिराग बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं तो उन्हें सबसे बड़ी खुशी होगी। कहा कि चिराग हमारा भतीजा है, हमारे परिवार का सदस्य है, लड़का अगर बनेगा मुख्यमंत्री तो कमाल होगा। आवाज, अच्छा ऑडियो प्रॉब्लम इसमें हो गया है। देखिए ये बिल्कुल जो है एक टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन जो हमने आपको बताया वो वही बोले हैं। अब वो हाँ, लेकिन क्या बोलेंगे इसके अलावा वो? और चिराग अब कह दिया कि भाई चिराग के लिए भी 7-8% लोग कहते हैं कि सीएम बने तो अच्छा है। पशुपति पारस जी की राजनीति ही रामविलास पासवान जी की वजह से वो राजनीति में आए। मैं तो उनको तब से जानता हूँ
जब वो रामविलास जी का जो 12 जनपद का घर था, उसमें पीछे कुछ कमरे बने हुए थे, उनमें रहते थे। और कई बार मैंने उनको लुंगी पहने हुए, कुर्ता पहने हुए दतून करते हुए भी देखा है, क्योंकि पासवान जी के छोटे भाई थे। सर, पीछे के कमरों में रहने वालों को इतना कमजोर तरीके से मत आकिए आप। भाई मैं तो आप खाली बहुत लोगों को कुछ और जानते हैं। पूछने वाला था कमजोर इनसे। नहीं बता वो रहा। दातून लेट करते थे, आप जल्दी पहुंच जाते थे। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं उनको शुरू से जानता हूँ और उनके सामने इसका कोई चारा नहीं है। सारा उनका जनाधार जो पार्टी भले वो ले गए हो, लेकिन जनाधार तो चिराग पासवान के पास है, इसलिए वो जानते हैं। हालांकि वो आरजेडी महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, तो क्या वहां से मुख्यमंत्री बनाएंगे? खैर, मैं असल में प्रशांत किशोर पे एक बार लाइन कहना चाह रहा था कि देखिए 1995 के चुनाव में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस समता पार्टी बना के लड़े थे। महज 2 सीटें आई थी उनकी, पूरी तरह से हार गए थे, पिट गए थे। उस वक्त नीतीश कुमार किसी जाति के नेता नहीं थे, लालू यादव पिछड़ों के नेता थे। सारा ओबीसी लालू यादव के पीछे, ओबीसी ईबीसी सब एकजुट था। नीतीश कुमार, लेकिन जो लालू यादव की जो सरकार थी बाद में, जो 95 के बाद आई, उसके खिलाफ नीतीश कुमार एक उम्मीद बन के उभरे, एक एस्पिरेशनल वोट के जो है वो नेता बन के उभरे। और उसमें बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई, क्योंकि बीजेपी उस वक्त बहुत तेजी से उभर रही थी तमाम सारे कारणों से, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की करिश्मे की वजह से। वो ताकत मिलकर के 2000 में नीतीश कुमार को सत्ता के करीब पहुंचा दिया और 1 हफ्ते के लिए मुख्यमंत्री भी बने। बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा, बहुमत नहीं साबित कर पाए। 2005 में पूर्ण मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर उसी वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं जो अब नीतीश कुमार से नाराज है, जिसने, जो महत्वाकांक्षी वर्ग है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, जो बिहार की सूरत बदलना चाहता है। तो प्रशांत किशोर जाति की राजनीति कर रहे होंगे, गणित भिड़ा रहे होंगे, लेकिन उनका जो प्रकट राजनीति है वो उस महत्वाकांक्षी एस्पिरेशनल वर्ग को एड्रेस कर रहे हैं जाति से ज्यादा, जो बिहार की सूरत बदलना चाहता है। कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, ये नतीजों से पता लगेगा। पशुपति पारस जी की बात अब हम सुनवा सकते हैं, सुना दीजिए। आखिर इसके पहले आपने क्यों नहीं जांच कराया? लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मतदाता सूची सही था। और आज जब बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि बिहार में एनडीए की स्थिति खराब है, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, जो एनडीए के खिलाफ में महागठबंधन के साथ लोग हैं। इसमें भी खैर वो बात तो नहीं आई जो हम सुनाना चाह रहे थे। बाकी वो अपना चुनावी बात जो है वो कह रहे हैं, SIR पे बोल रहे थे। जी, SIR पे बोल रहे थे। अब एक मुद्दा रह गया बिहार के चुनाव में आखिरी डिस्कस करना, वो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने ऐलान किया था कि वो सारी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस पर उनसे पहले भी उन पर यह आरोप लगते रहे कि वो जिस पदवी पर बैठे हैं वहां बैठकर उनको सियासी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक मुद्दा उनका है, और ये महाराष्ट्र इलेक्शन से वो लगातार कहते आ रहे हैं, गौरक्षा का। महाराष्ट्र में तो उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले इधर मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे, और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दोनों का आशीर्वाद दे दिया था जीत का। लेकिन फला वो कहीं एक ही जगह जाकर के। अब बिहार में लेकिन वो कह रहे हैं कि हम हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। इनको भी कुछ वोट मिल सकता है क्या? निश्चित रूप से देखिए, अभिमुक्तानंद सरस्वती का अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य जरूर है, लेकिन एक शंकराचार्य अगर चुनाव की राजनीति में आते तो ऐसा नहीं कि उनको हाथों हाथ उठा लिया जाएगा। ठीक है, गौरक्षा का मुद्दा लेकर वो चुनाव में उतर रहे हैं। और ये तो वैसा ही कि हिंदू महासभा जाती है, हिंदू महासभा भी जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती रही है, या हिंदू महासभा जब जनसंघ के खिलाफ चुनाव लड़ती रही, तो इन्हीं मुद्दों पर लड़ती रही, हिंदुत्व की बात करती रही, गौरक्षा की बात करती रही। तो उसके ऊपर से कोई ऐसा नहीं है कि जनता को आपको बहुत बड़ा वोट मिल जाए कि भाई गौरक्षा की आप बात कर रहे हो तो पूरा वोट आपके पास आ जाएगा। मुझे लग रहा है उनकी जो पुरानी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या जिस तरीके से खट्टे अनुभव रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, चाहे वो प्रदेश के रहो चाहे केंद्र के रहो, तो वो मुझे लगता है कि एक वर्ग को तैयार कर रहे हैं चुनाव के अंदर। अब सबसे बड़ी बात है कि 243 पे आपको उम्मीदवार भी तो मिलना चाहिए, और आप सब जगह प्रचार करोगे। अब आप तेजस्वी यादव जैसा कह दोगे कि 243 सीटों पे उम्मीदवार मत देखिए, तेजस्वी यादव जैसे चुनाव लड़ रहा है वैसे सरस्वती साहब कह देंगे कि भाई मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, शंकराचार्य चुनाव लड़ रहे हैं, उनको देखकर आप वोट दीजिए। तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ने चाहिए। जो भी कवायद वो कर रहे हैं सब बीजेपी को डेंट करने के लिए क्लियर है।
निश्चित देखिए, वोट तो उनका वही कटेगा। उनका मुद्दा तो बेसिकली बीजेपी वाला ही है ना, जिस आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ती है उसी आधार पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं शंकराचार्य। तो निश्चित रूप से जो भी वोट कटेगा भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा कटेगा, लेकिन एक बार चुनाव लड़ दीजिए इनको भी अपनी जमीनी हैसियत का चुनाव में पता पड़ जाएगा। ठीक है, यूपी की बात करते हैं। 26 सितंबर को बरेली में दंगा करने वालों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उपद्रवियों की जमकर, जैसा उन्होंने कहा, डेंटिंग पेंटिंग भी हुई, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई। ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं इस मुद्दे में एक एक करके अब आ रही हैं खुलकर। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और बढ़ते सियासी तनाव के बीच आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन बरेली जाने वाला था, लेकिन पुलिस ने इनको रोक दिया। 14 मेंबर्स के इस डेलीगेशन को कहीं दिल्ली में, कहीं लखनऊ में, अलग अलग जगहों पर रोक लिया गया। संभल में भी कुछ लोगों को रोका गया। गाजियाबाद बॉर्डर पर सांसद इकरा हसन, मोहिबुल्ला नदवी, ये रामपुर के सांसद हैं, हरिंदर मलिक, इनको रोक लिया गया। और बरेली की तरफ आगे बढ़ने से जब इन लोगों को रोका गया तो ये सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने इनको काफी समझाया। वहीं डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को लखनऊ में आगे बढ़ने से रोका गया। संभल से सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर पुलिस ने पहरा बैठा दिया, बाहर ही नहीं निकल पाए। विपक्ष कह रहा है कि क्या है ऐसी बात कि सरकार उसे छुपाना चाहती है। बहुत ही बेहुदी सी बात लगती है कि इतना सरल और सकारात्मक एक मैसेज है, आई लव मोहम्मद। कल को कोई आई लव महादेव लिखेगा, आई लव श्री राम लिखेगा, आई लव जीसस लिखेगा, आई लव वाहिगुरु लिखेगा, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? होनी भी नहीं चाहिए। आज सांसदों का एक डेलीगेशन, जनप्रतिनिधियों का एक डेलीगेशन समाजवादी पार्टी के जरिए से बरेली की तरफ जा रहा था। अलग अलग जगहों से वहां की तरफ रुख किया हुआ था। सभी हमारे जो एलओपी हैं उनको शायद लखनऊ के पास रोका गया है, हम लोगों को यहाँ रोका गया है। और इसी डेलीगेशन में जो रामपुर के सांसद हैं मोहिबुल्ला नदवी, वो भी जा रहे थे। उन्होंने योगी सरकार पर आज खूब बोला, कहा कि उत्तर प्रदेश में सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बरेली में जो कुछ हो रहा है बहुत शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और संविधान के साथ मजाक किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कोई माने रखता ही नहीं, ऐसा लगता है कोई माने ही नहीं है संविधान के, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उसका भी वो ख्याल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि कोई हुकूमत अपने ही शहरियों में भेदभाव के जज्बे से काम करे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की जो जबान है वो भी, उसमें भी कोई एक वजन जो होना चाहिए, जिस तरह का सम्मान उनको करना चाहिए, वो नहीं करते। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बाजी जीत गई, क्योंकि कम से कम इस मुद्दे को उठाने में कांग्रेस पार्टी आगे थी। उनके जो सांसद थे, सर क्या नाम था, इमरान मसूद, और पूर्व सांसद दानिश अली, वो दोनों पहले बरेली जाने के लिए निकले थे। उनको भी ऐसे ही डिटेन किया गया था, रोक लिया गया था। अब समाजवादी पार्टी को लगा कि भाई हमें देर हो गई, इसमें पहले जाना चाहिए था, तो आज इन्होंने बड़ा डेलीगेशन निकाला। 14 पार्टियों के नेता एक साथ निकले वहां पर। तो एक मुद्दा ये। दूसरा, मैं आप जी किसी पूछ रहा था कि आजम खान कुछ बोल रहे हैं क्या इस मुद्दे पर? इतना बड़ा इशू मुसलमानों से जुड़ा हुआ प्रदेश के अंदर चल रहा है, एपिसेंटर है उत्तर प्रदेश उस पूरे विवाद का, लेकिन आजम खान रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे। क्या वजह लगती है त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि आजम खान बहुत कहते हैं ना कि अंदर से खार खाए बैठे हुए हैं, बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है। अब चूंकि उनके पास विकल्प या रास्ते बहुत नहीं है, हम लोग चर्चा कर चुके हैं जैसा उनका स्वभाव है, जैसा मन मिजाज है, उसमें शायद ही कहीं और वो जा पाए। लेकिन ये तो चिंता की बात है ना कि एक ऐसा मुद्दा जो मुद्दा है नहीं, जिसके आधार पर तौकीर रजा जैसे लोगों ने बरेली में दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न करा दी, उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। तो ये सारे लोग उस मुद्दे को, मतलब इसको कहते हैं कि और आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या विपक्ष का ये काम होता है क्या? और इस मसले पर बहुत से मसले ऐसे होंगे जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को घेर सकते हैं। कहीं ऐसा होगा जहां जाती हुई हो, उसकी बात कीजिए। लेकिन यहां तो साफ साफ दिख रहा है, पुलिस ने जितना रिस्ट्रेन किया है, इतना तो मैंने पुलिस को करते हाल के दिनों में तो नहीं देखा है। जो बरेली में पुलिस लगातार कोशिश कर रही, किसी तरह से मामला बिगड़े नहीं। कानपुर में जहां से घटना की शुरुआत हुई, किसी ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई ऐतराज आज की तारीख तक नहीं किया है। लेकिन जब उसको लेके आप इस तरह से बवाल करने की स्थिति में आते हैं तो मंशा थोड़ी सी अजीब लगती है। और फिर मैं कह रहा हूं, विपक्षी पार्टियों को तो यह करना चाहिए था कि आप ये कहते कि भाई इस तरह की कोई स्थिति न हो,
कोई इस तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। हम अगर कुछ होगा विवाद तो उसको हम सुलझाने के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा मसला नहीं है ना जिससे आपको कोई राजनीतिक लाभ होने वाला है। ये तो उनका वोट बैंक कह लीजिए, जो भी समाज उनको वोट करता है, तो वहां उनका अब आई लव मोहम्मद के बाद मुद्दा ये है ना कि यूपी में एक तरफा कार्रवाई हो रही है और मुसलमानों को जेल में बंद किया जा रहा है। कार्रवाई किनके ऊपर हो रही है? फिर से बार बार ये कहना पड़ेगा, आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर जाने वालों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई हुई है जो लोग दंगा कर रहे हैं, जो लोग इतना तक नहीं सोचते। मैं तो इसको बार बार कह रहा हूं कि जुमे की नमाज है भाई, आपके लिए इतना पवित्र दिन होता है, इतना अल्लाह की इबादत करने आप जाते हैं और उसके बाद दंगा पत्थर मारपीट इस सब में जा रहे हैं, तो किसका नुकसान है? और मैं तो फिर कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान लड़ना नहीं चाहता है, ये लोग जानबूझकर लड़ाने की कोशिश है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कैंपेन ही इसी तरह नहीं, सपा कांग्रेस क्या करे इस मुद्दे पर? घर बैठे कुछ नहीं कहना चाहिए। नहीं, इस मुद्दे पर वो कहे, जहां जाति हो रही है उसकी बात करे, लेकिन जब उसमें आई लव मोहम्मद शामिल करते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे इमरान मसूद हो, चाहे ये लोग हो, तब वो खतरनाक काम करते हैं।